हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम 12th क्लास का पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है क्या है, सॉलिड स्टेट, इसको कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखो सॉलिड स्टेट क्या है। सॉलिड स्टेट एक प्रकार की अवस्था है। क्या है? अवस्था है। क्या है? अवस्था है। और आपको पता है जब मैटर की बात करते हैं, मैटर मतलब मैटर को कहते हैं हिंदी में द्रव्य। क्या कहते हैं बेटा? द्रव्य कहते हैं इसको। जब हम मैटर की बात करते हैं तो उसकी कितनी फेज होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5 अवस्थाएं होती हैं। कुल आज के टाइम पर कितनी अवस्थाएं ज्ञात हैं? 5 अवस्थाएं ज्ञात हैं। जो अपने लेवल पे हम पढ़ेंगे, 12th लेवल पे पढ़ेंगे, तो हमें सीधे सीधे तौर पे जिसके हम संपर्क में रहते हैं वो कुल कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं बेटा? 3 अवस्थाएं। पहली अवस्था है सॉलिड, जिससे हम सभी परिचित हैं, ठोस अवस्था। दूसरी है द्रव्य, इससे भी हम परिचित हैं। गैस, इससे भी हम क्या हैं? परिचित हैं। सॉलिड का उदाहरण बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? जैसे पत्थर हो गया। क्या हो गया? पत्थर हो गया। लिक्विड का हो गया हुआ पानी हो गया। और गैस का क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये गैस का उदाहरण हो गया। अब देखो, जो 2 अतिरिक्त अवस्थाएं हैं वो किस में बनाई गई है? लैब में बनाई गई है। किन में बनाई गई है? लैब में। और एक तो यहाँ पर संभव भी नहीं है, जो 5वीं अवस्था है ना। देखो, चौथी अवस्था कौन सी है? चौथी अवस्था बेटा प्लाज्मा। कौन सी अवस्था है? चौथी प्लाज्मा अवस्था है। और जो 5वीं अवस्था है उसको कहते हैं बोस आइंस्टाइन आइंस्टाइन कंडेंसेस कंडेंसेट है। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ठीक है। अब देखो, प्लाज्मा अवस्था तो लैब में बना ली गई है, लेकिन जो ये अवस्था है, जो 5वीं अवस्था है, ये पृथ्वी पर संभव नहीं है। इसको अंतरिक्ष में बनाया गया था। जो स्पेस स्टेशन होते हैं उनमें, जो स्पेस स्टेशन होते हैं ना, उनमें बनाया गया है। स्पेस स्टेशन में बनाया गया है इनको। ठीक है, तो देखो ये तो हमारे काम की नहीं। बाकी हमने देखो ये दोनों तो हमारे काम की नहीं है। बाकी हमने जो 3 अवस्थाएं पढ़ी हैं इनको हमको आपके 12th लेवल पे हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इनके बारे में आपको सिर्फ जानकारी होना ज़रूरी था, वो हमने करवा दी। हम देखो, और ये अवस्था किसके आधार पर बांटी गई हैं? पदार्थों की अवयवी कणों की उपस्थिति की ये और उनकी स्थिति के आधार पर बांटी गई हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, इसको पढ़ो। पदार्थों में अवयवी कण उपस्थित होते हैं, सबको पता है। क्या कण उपस्थित होते हैं? सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं कि नहीं बने होते हैं? बिल्कुल। और उन कणों को क्या कह सकते हैं? अवयवी कण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अवयवी कण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अवयवी कण कहते हैं। और ये अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं क्या? आयन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आयन हो सकते हैं। ठीक है, या फिर आयन हो सकते हैं, या फिर परमाणु हो सकते हैं। ठीक है, उदासीन परमाणु हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? सहसंयोजक परमाणु हो सकते हैं। सहसंयोजक क्या हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ऐसा कुछ हो सकता है। जब इनकी बात करते हैं, जब हम इनकी बात करते हैं तो एक मिनट रुको। हाँ, जब अवयवी कणों की बात करते हैं तो पदार्थों में क्या उपस्थित होते हैं बेटा? अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। पदार्थों में क्या उपस्थित रहते हैं? अवयवी कण उपस्थित रहते हैं। ठीक है, अब इनकी उपस्थिति, इनकी स्थिति के आधार पर ही हम पदार्थों को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा है। ठीक है, अब 3 भाग याद रखना, 3 भागों में बांटा है। जब ये अवयवी कण एक दूसरे के बिल्कुल पास उपस्थित हो, जब ये अवयवी कण एक दूसरे के बिल्कुल पास उपस्थित है, देखो ऐसे बिल्कुल ही पास में उपस्थित है, बिल्कुल ही पास में उपस्थित है। सारी बात समझ, बिल्कुल ही पास में उपस्थित है, तो ये स्थिति क्या कहलाएगी? ठोस अवस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। सारी बात समझ। और जब इन अवयवी कणों की स्थिति थोड़ी दूर दूर हो, सॉलिड की अपेक्षा थोड़ी दूर दूर हो, सॉलिड की अपेक्षा थोड़ी दूर दूर हो, और ठीक है, और थोड़ी अनियमित हो। क्या हो? अनियमित हो, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे भाई? लिक्विड अवस्था। क्या कहेंगे? लिक्विड अवस्था। और जब यही कण, यही अवयवी कण एक दूसरे से पर्याप्त बहुत अधिक दूरी पे हो, ठीक है, और इनके बीच में किसी प्रकार की अन्योन्य क्रिया या बंध नहीं उपस्थित हो, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं भाई? इस अवस्था को कहते हैं गैस अवस्था। आ रही बात समझ? इसका मतलब गैस में अवयवी कण काफ़ी दूर दूर होते हैं। अब आगे चलते हैं।
ठोसों में अवयवी कणों के बीच की दूरी नगण्य होती है, यहाँ पर बता दिया, या बहुत कम होती है। ठीक है, अगला पॉइंट, द्रव्य में अवयवी कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पे होते हैं, बिल्कुल होते हैं, दूरी अधिक होती है ठोसों के बीच। ठोसों के जो अवयवी कण है उनके बीच में दूरी क्या होती है, अधिक होती है। जब हम लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड के कणों के बीच, लिक्विड के अवयवी कणों के बीच नगण्य बंध की उपस्थिति या दुर्बल बंधों की उपस्थिति होने के कारण कण दूर दूर स्थित होते हैं। देखो, दूर दूर स्थित कण बहुत एक दूसरे से बहुत दूर दूर स्थित है। हमारी बात समझ में? तो ये हो गई गैसों की अवस्था। अब इस पाठ में हम किसको आधार मान के चल रहे हैं, केवल और केवल हम किसकी बात करेंगे, सॉलिड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था की बात करेंगे। अब देखो, ठोस के सामान्य गुण, ठोस के सामान्य गुण क्या क्या हो सकते हैं, ठोस देखे सभी ने, तो उनके सामान्य गुण क्या क्या है बेटा। पहला गुण क्या है, ठोसों के पदार्थ, ठोस पदार्थों का द्रव्यमान, आकार, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आकार, आयतन और द्रव्यमान क्या होता है, निश्चित होता है। और जब किसी ठोस को एक पात्र में डाला जाता है तो पात्र के आकार के अनुरूप नहीं ढलते हैं, पात्र के आकार के अनुरूप नहीं ढलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो वॉल्यूम होता है, इनका जो वॉल्यूम होता है अर्थात जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। आगे और ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, जो ठोस के पदार्थ होते हैं, जो ठोस पदार्थ होता है वो क्या होता है, कठोर होता है और असंपीड्य होता है। एक चीज़ बताओ, दो परमाणु के बीच में जगह होगी, दो परमाणु के बीच में अगर जगह होगी तब ही तो, अगर मान लो एक तो इन परमाणु को दबाया जाए, इन परमाणु को दबाया जाए, इधर इधर धक्का लगाया जाए, क्या लगाया जाए, धक्का लगाया जाए, धक्का लगाने से ये पास पास आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। अब ये देखो, अब ये देखो इस स्थिति में, अब ये इस स्थिति में क्या होगा, इधर से धक्का लगाएंगे, इनके बीच में कोई जगह भी नहीं है, इनके बीच में जो परमाणु है इनके बीच में कोई जगह ही नहीं है, तो क्या पास पास आएंगे, नहीं ना। तो इसी कारण जो संपीड़न है, जो संपीड़न है, संपीड़न मतलब दबना, किसी चीज़ का दब जाना, ठीक है। तो संपीड़न होता है वो नगण्य होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जगह ही नहीं रहती, अवयवी कणों के बीच में, अवयवी कणों के बीच में, कणों के बीच जगह कम रहती है, बीच जगह नहीं रहती। हमारी बात समझ में, अवयवी कणों के बीच में जगह नहीं रहती है, इसी कारण क्या होता है, असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं, संपीड़ित नगण्य होता है। कैसे होता है, नगण्य होता है। और अगला नगण्य होता है और कठोर होते हैं। क्यों कठोर होते हैं, क्योंकि ये दब नहीं सकते, इसे कठोर, इस कारण ही कठोर होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अवयवी कणों के बीच, अवयवी कणों के बीच पाए जाने वाले अंतराणिक बल प्रबल होते हैं। अब देखो, जब किसी ठोस को तोड़ते हो तो दम लगाना पड़ता है ना, ठीक है। और ये क्यों लगाना पड़ता है, जब देखो, जब ठोसों की बात करते हैं तो ठोसों के जो अवयवी कण हैं एक दूसरे से प्रबल अंतराणिक बंधों द्वारा बंधे रहते हैं। ठोसों के जो बल, ठोसों के जो क्या होते हैं, अवयवी कण हैं, ठोसों के जो अवयवी कण हैं ये प्रबल अंतराणिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। हमारी बात समझे, प्रबल अंतराणिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब प्रबल अंतराणिक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं तो इनको तोड़ना आसान होगा या कठिन होगा, कठिन होगा ना। तो इसी कारण कठिन होता है, क्योंकि इनको प्रबल बंध होते हैं तो उनको तोड़ना बहुत ही कठिन होता है, इसी कारण कठोर भी होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अवयवी कणों के बीच में दूरी कम होती है। वही पॉइंट है, अवयवी कणों के बीच में प्रबल अंतराणिक बंध होने के कारण इनके बीच में दूरी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अगला पॉइंट, पाँचवा पॉइंट देखो, इनकी स्थिति निश्चित होती है। अवयवी कणों की स्थिति देखो निश्चित होती है। क्यों? क्योंकि अंतराणिक बंध द्वारा, एक तो पहली बात तो बीच में जो जगह है, स्पेस है, परमाणु के बीच में जो स्पेस है, स्पेस मतलब जो खाली जगह है, क्या है, क्या है बेटा, खाली जगह है, खाली जगह, खाली जगह है ना, वो क्या होती है, नगण्य होती है। क्या होती है, नगण्य होती है। अगर खाली जगह में नगण्य होगी तो क्या एक जगह से हिल सकते हैं, क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। सारी बात समझो। लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपनी स्थिति के जो ये इसकी स्थिति है, ठीक है, इसके दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दोलन कर सकते हैं। दोलन पता है ना, आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम जानते हो, घड़ी वाला पेंडुलम, ठीक है। तो उसमें एक ऐसा कुछ होता है
पहले तो ये स्थिर रहता है, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, ये होगी इसकी माध्य स्थिति, ठीक है। तो इस स्थिति के चारों ओर ये देखो सॉलिड है, ठीक है, और मान लो यहाँ पर ये स्थिर है, तो इस स्थिति के दोनों तरफ क्या करेगा, ये दोलन करेगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष दोलन कर सकता है। छठा पॉइंट, ठोसों का घनत्व द्रव्य गैस की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। मैंने वही बता दिया, जब हम एकांक क्षेत्रफल की बात करेंगे, घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, ठीक है। तो जब हम एकांक क्षेत्रफल की बात करेंगे तो जो द्रव्य है उसकी द्रव्य और गैस की अपेक्षा सॉलिड के एकांक क्षेत्रफल में अवयवी कणों की संख्या क्या होगी, अवयवी कणों की संख्या क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। अवयवी कणों की जो संख्या होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो और अगला पॉइंट, विसरण का गुण द्रव्य व गैस की तुलना में अत्यंत कम पाया जाता है। विसरण का गुण होता है, देखो, अधिक से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन, कम सांद्रता की ओर गमन, कम सांद्रता की ओर गमन। आ रही बात समझ में? जब एक परफ्यूम की उदाहरण लेते हैं, परफ्यूम, ठीक है, जब कोई परफ्यूम लगाता है तो वो चारों तरफ फैल जाता है, ठीक, अपने जो एनवायरनमेंट है उसके एनवायरनमेंट में चारों तरफ फैल जाता है, उसके वातावरण चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। जब हम लिक्विड की बात करते हैं, लिक्विड का खुला छोड़ा जाता है तो वो फैल जाता है, लेकिन जो गैस है उसकी तुलना में कम फैलता है। कौन? लिक्विड। और लिक्विड से भी कम कौन फैलता है, कौन फैलता है, सॉलिड, ठीक है। कौन फैलता है, सॉलिड। इससे भी कम कौन फैलता है, सॉलिड। जब हम विसरण की बात करें, विसरण के गुण की बात करें, का गुण, ठीक है, की बात करें तो जो ठोस होते हैं उनमें सर्वाधिक कम, सबसे कम, फिर उनसे ज़्यादा किसमें, द्रव्य में, उनसे ज़्यादा गैसों में विसरण की दर सर्वाधिक होती है। आ रही बात समझ में? ये होता है भाई विसरण का गुण, ठीक है। और जब घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, घनत्व के लिए क्या ऑर्डर लिखोगे, क्या क्रम लिखोगे, ठीक है। तो जो घनत्व ठोसों में का घनत्व है सर्वाधिक होता है, उससे कम द्रव्य का और उससे कम गैस का, ठीक है। ये कुछ हो गया। अब अगला पॉइंट क्या है भाई, ध्यान रखना, देखो ध्यान से ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक क्या है, ठोसों की कठोरता। ठोसों में कठोरता किस कारण पाई जाती है, ठोसों में कठोरता किस कारण पाई जाती है। ठोसों में कठोरता देखो दो चीज़ों पर निर्भर करती है, एक तो अंतराणिक बल और उनका ऊष्मीय ऊर्जा, अंतराणिक बल और उनकी ऊष्मीय ऊर्जा। अंतराणिक बल क्या होते हैं, दो अवयवी कणों को बांधने वाले बल, दो अवयवी कणों को बांधने वाले बल क्या कहलाते हैं, अंतराणिक बल कहलाते हैं बेटा, ठीक है ना, अंतराणिक बल कहलाते हैं। समझे इस बात को? अब देखो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखो ध्यान से, अब जब इंटरमोलिकुलर फोर्स अधिक होंगे, अगर मान लो आपको दो व्यक्ति हैं, उनको मजबूत बेल से बांध दिया जाए, एक बेल से पहले ये देखो बेल से बांधा, ठीक है, और वो बेल जितनी मजबूत होगी, अब वो तोड़ना चाहते हैं, और वो जितनी मजबूत होगी उतना उनको ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा दम लगाना पड़ेगा और शायद वो टूट भी ना पाए। समझ रहे हो इस बात को? तो अंतराणिक बल जितने प्रबल होंगे, जितने क्या होंगे बेटा, प्रबल होंगे, कितने होंगे, जितने प्रबल होंगे, ठोसों की कठोरता क्या बेटा, ठोसों की कठोरता उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ रहे हो इस बात को? उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर अंतराणिक बल जितने ज़्यादा होंगे, ठोसों की कठोरता उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ रहे इस बात को? ओके, समझ गए भाई, ठीक है। अब अगला देखते हैं,
उष्मीयमान। अब देखो उष्मीयमान क्या होता है, देखो उष्मीयमान एक चीज़ देखो, आपने क्या किया, जो बर्फ़ है, क्या है बेटा, बर्फ़ है, क्या है, बर्फ़ है, उसको क्या दी, हीट दी मतलब ऊष्मा दी, क्या दी बेटा, ऊष्मा दी। वो ऊष्मा पाकर उसके जो अवयवी कण हैं वो क्या कर, जो अवयवी कण हैं, जो क्या है उसके अवयवी कण होंगे, वो क्या करते हैं, कंपन करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, कंपन करना स्टार्ट करते हैं। अब कंपन, ऊष्मा का मान जितना कंपन करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया बेटा, स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब देखो कंपन जितना जितना देखो ऊष्मा जितनी बढ़ेगी, ऊष्मा का मान हम जितना अधिक देंगे, कंपन भी उतना ही अधिक होने लग जाएगा, कंपन भी उतना ही अधिक होने लग जाएगा, ठीक है। और कंपन के कारण, इस कंपन के कारण जो दूरी है, जो अवयवी कणों की दूरी है, जो अवयवी कणों के बीच जो दूरी है, जो दूरी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और जितनी हम ऊष्मा देंगे, कंपन बढ़ेंगे, अवयवी कणों के बीच की दूरी बढ़ेगी। एक समय ऐसा आएगा जब इतनी ऊष्मा हो जाएगी कि कणों के बीच बहुत अधिक दूरी हो जाएगी सॉलिड की अपेक्षा, ठीक है। और अवयवी कणों के बीच में अगर दूरी बढ़ेगी तो वो किस में बदल जाएंगे, सॉलिड किस में बदल जाएगा, लिक्विड में। और बर्फ़ का लिक्विड क्या होता है, जल, ठीक है। अब फिर से हम नहीं मान रहे, हम क्या कर रहे हैं, फिर से उसको गर्म कर रहे हैं, फिर से उसको हीट दे रहे हैं, वही प्रक्रिया होगी, क्या होगी, ऊष्मा का मान बढ़ाते जा रहे हैं, कंपन फिर और बढ़ जाएंगे, अवयवी कणों की दूरी, बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। और जो जल है, जो लिक्विड है, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में। तो जल का जो गैसीय अवस्था होती है वो कौन सी होती है भाई, वाष्प होती है, जिसको कहते हैं वेपर। क्या कहते हैं बेटा, वेपर कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखो एक चीज़ ध्यान से देखो, क्या चीज़ ध्यान से देखोगे, एक चीज़ ध्यान से देखो, क्या देखोगे भाई, जो पहला पॉइंट, जो अंतराणिक बल है, जो क्या है बेटा, अंतराणिक बल है, वो तो सॉलिड या ठोस की कठोरता को, ठोस की कठोरता को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अंतराणिक बल जितने प्रबल, कठोरता भी उतनी अधिक, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं, दूसरा मान दूसरी चीज़ क्या होती है भाई, दूसरी चीज़ होती है ऊष्मीयमान। क्या है, ऊष्मीयमान जितना अधिक होगा ठोसों की कठोरता उतनी ही कम होगी, क्या होगी बेटा, उतनी ही कम होगी। समझ में आ गई होगी, ठीक है। अवयवी कण एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो, हाँ ये हो गया, जिससे ठोसों की कठोरता में कमी आएगी, अर्थात कठोरता है तो अंतराणिक बल प्रबल होने चाहिए अवयवी कणों के, उसमें जो मान होता है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। मैंने उदाहरण समझा दिया, बर्फ़ का ताप बढ़ाने पर वो किस में बदल जाता है, द्रव्य में। और द्रव्य का ताप बढ़ाते जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें मान बढ़ता है, और उसमें मान बढ़ने के कारण वो जो जल है वो किस में बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है, ठीक है। अब जो सॉलिड हैं उसके टाइप देखते हैं। सॉलिड के टाइप कितने होते हैं, सॉलिड के दो टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं भाई, दो प्रकार होते हैं। और वो भी किसके आधार पर लिया गया है, सॉलिड के दो प्रकार को किसके आधार पर बांटा गया है, बताओ मुझे। उनके जो अवयवी कण हैं, अवयवी कणों की स्थिति व उनकी पैटर्न के आधार पर, और पैटर्न होता है अव्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था, समझ रहे हो इस बात को। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, क्रिस्टलीय ठोस और एक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड या नॉन क्रिस्टलाइन ठोस। ये आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे, आगे के लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।